नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, हमारा जो यह आज का विषय है, आज हम जिस जन्मकुंडली पर चर्चा करने जा रहे हैं वह मेरे परिवार के सुझाव पर है, यानी आप सभी के सुझाव पर है। आप लोगों से जिस तरह के कमेंट मुझे प्राप्त हो रहे हैं उसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। और यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न हो या आप किसी प्रमुख हस्ती की जन्म कुंडली का अध्ययन चाहते हैं तो आप बेझिझक चैनल के किसी वीडियो पर कमेंट करें। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपके सुझाव पर भी अमल अवश्य करें। आज हम बात करने वाले हैं श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की जन्म पत्रिका के बारे में। श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी सनातन धर्म के रक्षक, प्रभु श्री राम और श्री राम भक्त श्री हनुमान जी के परम भक्त धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी और धर्म आध्यात्म की बातें करने वाले और हिंदू धर्म और संस्कृति को एक सूत्र में बांधने का जो वह प्रयास कर रहे हैं वह निसंदेह प्रशंसनीय है, वंदनीय है। आखिर क्या इशारा करते हैं उनके ग्रह और क्यों इतनी कम उम्र में वह इतना ज्ञान पा सके, और सिर्फ उन्होंने ज्ञान और सिद्धि प्राप्त ही नहीं की अपितु वह जन कल्याण का कार्य भी कर रहे हैं। हम सभी के अंदर वह आध्यात्म का, भक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं, श्री हनुमान जी के प्रति श्रद्धा भक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं और श्री राम जी के शरण में जाने को कह रहे हैं। अद्भुत है उनकी यह बातें और निसंदेह ऐसे संत, ऐसे मार्गदर्शक, ऐसे धर्म ध्वजा वाहक जो है वह स्तुति योग्य है, वंदन के योग्य है। तो आखिर क्यों इतनी कम उम्र में वह इतनी प्रसिद्धि पा सके? क्या कहते हैं इनके सितारे? कार्यक्रम के शुरुआत में स्पष्ट कर दूं कि जो मैंने यह जन्म कुंडली इनकी ली है वह काफी शोध के उपरांत ली है। हालांकि इनकी कर्क लग्न की कुंडली जो है वह सबसे ज्यादा प्रचलित है और कुछ विद्वानों द्वारा मैंने देखा कि उनकी तुला लग्न की भी कुंडली बताई जा रही है। लेकिन मैंने यह कन्या लग्न की कुंडली क्यों ली है और क्यों यही कुंडली इन पर सबसे सटीक बैठती है, हम इस कारण को भी समझेंगे। क्योंकि यदि आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको यह अवश्य पता है कि मैं जब भी कोई बात कहता हूं उसका कारण मैं अवश्य स्पष्ट करता हूं कि वैदिक ज्योतिष में यह क्यों हुआ। यदि कोई व्यक्ति बहुत ऊंचा उठा, बहुत उसने प्रसिद्धि पाई, तो वह क्यों पाई? कौन से प्रमुख राजयोग उस व्यक्ति की जन्म कुंडली में बने जिसकी वजह से वह व्यक्ति इतना ऊंचा उठ सका? वह क्या कारण है? तो सबसे पहले जो इनकी कुंडली है हम लोग इस पर बात करेंगे और समझेंगे कि वह इतने आध्यात्मिक क्यों हुए, कैसे उन्होंने जो है किन ग्रह योगों की वजह से उन्होंने सिद्धि प्राप्त की और क्यों कम उम्र में वह इतना लोकप्रिय हुए कि आज हम सभी के वह आशा के किरण बन गए हैं। ऐसा क्या है उनकी जन्म पत्रिका में? आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, इनकी जो जन्म कुंडली है यह कन्या लग्न की है। पहले ग्रह स्थिति स्पष्ट कर दूं, कन्या लग्न में स्वराशि के राहु लग्न में ही विराजमान है, तो वहीं चतुर्थ भाव में धनु राशि पर यानी गुरु, मूल त्रिकोण के गुरु विराजमान है वक्र स्थिति में। तो छठे भाव में चंद्रमा है, सप्तम भाव में शनि और केतु है, तो वहीं नवम भाव में मंगल और शुक्र है, दसम भाव में सूर्य और बुध हैं। यानी हम देख रहे हैं कि इनके ग्रह जो अधिकाधिक ग्रह, प्रथम दृष्टया यदि हमारी नजर जाए तो अधिकाधिक ग्रह केंद्र में, और केंद्र को हम विष्णु स्थान कहते हैं, और फिर ग्रह त्रिकोण में, त्रिकोण में, और एक ग्रह जो है इनके सिर्फ छठे भाव में जा रहे हैं। देखिए, निसंदेह जो इनकी जन्म कुंडली है बहुत शक्तिशाली है और बिना शक्तिशाली जन्म कुंडली के कोई इस प्रसिद्धि के हद तक नहीं पहुंच सकता।
अब तो वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुके। अभी जिस तरीके से लंदन में उन्होंने जो हमारे भारत की धर्म संस्कृति की बातें की और जिस तरीके से अध्यात्म के प्रति लोगों का झुकाव बढ़ रहा है, एक चुंबकीय व्यक्तित्व, एक आकर्षक व्यक्तित्व है उनका। तो बिना शक्तिशाली कुंडली के यह संभव नहीं। इनकी कुंडली में दो पंच महापुरुष योग बने हैं। देखिए, यदि आपकी दृष्टि जाए, और जिस पर मैं पूर्व में अपने चैनल पर बात भी कर चुका हूं, यहां बन रहा है गुरु से निर्मित हो रहा है हंस योग, और वह भी गुरु वक्र स्थिति में है। और मैं हमेशा कहता हूं कि जब शुभ ग्रह वक्री हों और अपनी स्वराशि में हों, केंद्र त्रिकोण में हों, तो वह बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। तो पहला योग तो हम यही दिख गया। दूसरा जो प्रमुख योग इनकी जन्मकुंडली में उपस्थित है वह है भद्र योग। स्वराशि या उच्च राशि का बुध केंद्र में हो तो पंच महापुरुष योग भद्र योग का निर्माण होता है। अब हंस और भद्र दो पंच महापुरुष योग इनकी जन्म पत्रिका में, और वह भी बहुत शक्तिशाली स्थिति में। यदि आप इनकी कुंडली का अवलोकन करें तो इनकी कुंडली अंश बल में भी काफी ताकतवर है। लग्न करीब करीब 15 अंश का है और अधिकाधिक ग्रह 10 अंश से 20 अंश के बीच परम शक्तिशाली स्थिति में विराजमान है। यह एक बहुत श्रेष्ठ स्थिति है। अब हंस योग, अब गुरु कौन? गुरु है ज्ञान। गुरु हमें ज्ञान देते हैं ना, गुरु हमें अध्यात्म की बातें बताते हैं। तो जिस व्यक्ति की, अच्छा, यह भाव जो है चतुर्थ भाव, यह भाव जनता का भाव है। तो यह भाव लोकप्रियता का भी तो है, सुख का भाव है, माता का भाव है। जनता के भाव में गुरु स्थित होकर के संबंध बुध से परस्पर दृष्टि संबंध बना रहे हैं। तो यह दृष्टि संबंध लग्नेश और सप्तमेश का भी हो रहा है, तो चतुर्थेश और दशमेश का भी हो रहा है, जो कि बहुत श्रेष्ठतम राजयोग है। अब गुरु और बुध के इस परस्पर दृष्टि संबंध ने और दो पंच महापुरुष योग बन रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह बन रही है कि दोनों एक दूसरे से परस्पर दृष्टि संबंध स्थापित किए हुए हैं। तो गुरु ज्ञान अध्यात्म दे रहे हैं, तो बुध वाणी कौशल दे रहे हैं। वाणी के धनी हैं श्री जयंत कृष्ण शास्त्री जी, और बहुत हाजिर जवाब हैं और बहुत स्वाभिमानी भी हैं, क्योंकि गुरु स्वाभिमान देते हैं। तो ये स्थितियां जो है इन्हें कम उम्र में प्रसिद्धि दे रही हैं। अब भद्र योग, अच्छा, आगे जब और मैं सेलिब्रिटीज की बात करूंगा तो महेंद्र सिंह धोनी जी की कुंडली में यहीं पर बुध विराजमान है। यहां पर बुध अगर शक्तिशाली स्थिति में हो तो जातक अपने क्षेत्र में बहुत ऊंचा उठते हैं और बहुत तरक्की करते हैं। तो ये तो बहुत श्रेष्ठतम स्थिति जो है इनकी जन्म पत्रिका में बनी हुई है। दूसरी बात कर लेते हैं, इनके नवमेश नवम में है और दशमेश दशम में है, यानी नवम भाव के स्वामी, यह भी एक बड़ा श्रेष्ठतम राजयोग है। अगर नवम भाव का स्वामी नवम भाव में ही हो और दशम का स्वामी दशम भाव में ही हो तो ऐसा जातक बहुत भाग्यशाली होता है और उसके कार्यों की प्रशंसा होती है, सर्वत्र प्रशंसा होती है, और भाग्य हर कदम पर ऐसे जातकों का साथ देता है। तो वहीं अगर देखा जाए तो इनके सूर्य भी कहाँ स्थित है? सूर्य भी दशम भाव में स्थित है, और यह तभी होता है जब अमूमन जो जन्म है वह दिन के 12 बजे के आसपास का होता है, और सूर्य दशम भाव में बहुत बलवान होते हैं। बहुत श्रेष्ठतम स्थिति यहाँ पर। और इस भाव से हम विदेशों को भी जोड़ के देखते हैं तो विदेशों से भी जो है, विदेशों में भी जो है इनकी ख्याति बन रही है, क्योंकि इनका संबंध चतुर्थ भाव के स्वामी से भी बन रहा है, चतुर्थेश से भी बन रहा है। और सिर्फ यही नहीं, आगे भी वह विदेशों में हमारे महान देश भारत का झंडा ऊंचा करते रहेंगे, लोगों को आध्यात्मिकता की पाठ पढ़ाते रहेंगे, सनातन धर्म का ध्वजा जो है वह बुलंद करते रहेंगे। बहुत ही श्रेष्ठतम स्थिति जो है इनकी जन्म पत्रिका में निर्मित हो रही है। बात मैंने राहु की नहीं की अभी तक। राहु यदि बलवान हो तो अचानकता के मामले में राहु और केतु का कोई मुकाबला नहीं, और कन्या के राहु केंद्र में हो, त्रिकोण में हो तो कहना ही क्या, अचानक परिस्थितियां जातक के फेवर में कर देते हैं। तो राहु भी यहाँ शक्तिशाली स्थिति में। हाँ, आप लोगों के मन में यह प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि मैं इनके वैवाहिक जीवन के बारे में बात क्यों नहीं कर रहा हूं। तो देखिए, ये जो सप्तम भाव है इसके स्वामी गुरु निसंदेह बहुत बलवान स्थिति में है, परंतु यहां पर शनि और केतु की जो स्थिति है यह ठीक नहीं है।
यह वैवाहिक जीवन में विलंब या वैवाहिक जीवन के प्रति उदासीनता, गृहस्थ जीवन की तरफ उदासीनता या वैवाहिक जीवन में अनुबंध की स्थिति जो है वो बना रही है। अच्छा, इनके बारे में हम और भी जानेंगे। पहले जो है इनकी ग्रह स्थितियों को हम देख लें, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों यह इतनी सिद्धि पा सके। आखिर वो कौन सा ग्रह है जिन्होंने इन्हें ऐसा बनाया कि यह मन की बातें जान जाते हैं। ऐसा क्या खास है, और साथ ही क्यों कभी कभी ये विवादों में आ जाते हैं, और आगे यह और क्या चमत्कार करते रहेंगे, हम इस पर भी बात अवश्य करेंगे। तो देखिए, एक बात लगभग अच्छा, मंगल शुक्र की उपस्थिति भी मैंने देखा है कि गृहस्थ जीवन के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए अच्छी नहीं होती है, परंतु मंगल का भाग्य भाव से संबंध बनना कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि ऐसे जातक जो है ऊर्जावान रहेंगे। अब यदि बात कर ली जाए जिस प्रश्न पर है, जिस समय बात कर रहा था कि क्यों यह सिद्धि प्राप्त कर सके, ऐसा कौन सा ग्रह योग है, तो देखिए, जब भी हमें आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त करनी होती हैं तो जन्म कुंडली का बलाबल, जन्म कुंडली का लग्न, पंचम, नवम, दशम भाव विशेष रूप से बलवान होना चाहिए, और अष्टम को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। ये 5 भाव प्रमुख रूप से विचारणीय होते हैं। लग्न में राहु बलवान स्थिति में, राहु जूझने की क्षमता देते हैं, और इन चीजों में संघर्ष करना पड़ता है इनकी प्राप्ति के लिए। बिना संघर्ष के ये प्राप्त नहीं हो सकता। तो लग्नेश भी बलवान, बुध भी, लग्नेश भद्र योग। तो वहीं केंद्र में गुरु की उपस्थिति, और गुरु जो मजबूत स्थिति में हो तो कुंडली के कई दोषों का समन कर देते हैं, शांत कर देते हैं कई दोषों को। हालांकि शास्त्रों में तो कहा गया कि 1 लाख दोषों को शांत कर देते हैं, परंतु अगर हम व्यवहारिक बात करें तो कई दोषों को। और देखिए, डॉक्टर नारायण श्रीमाली जी लिखते हैं कि अगर लग्न अथवा लग्नेश पर बृहस्पति की दृष्टि हो तो जातक मंत्र स्वरूप हो जाता है। अब देखिए, यहां लग्नेश पर किसकी दृष्टि है? लग्नेश कौन? यहां लग्नेश बुध, और लग्नेश पर दृष्टि किसकी? देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति मजबूत स्थिति में है, हालांकि शनि से दृष्ट है। शनि की जो दशम दृष्टि जा रही है वह देवगुरु बृहस्पति पर जा रही है, निसंदेह जा रही है, लेकिन स्पष्ट कर दूं आपको कि यहां शनि पंचमेश है। तो इस वजह से ये स्थिति बनी जो आध्यात्मिकता इनके अंदर विद्यमान है। और बुद्धि भाव के स्वामी का केतु के साथ होना, और जब भी मैंने केतु पर चर्चा किया, मेरे पूर्व की वीडियो देख सकते हैं, मैंने हमेशा कहा है कि केतु जो है उनके पास सिर नहीं है, उनके पास आंखें नहीं है, तो वो मन की आंखों से देखते हैं। अब मन की आंखों से देखने का क्या अर्थ? जातक की जो अंतर्दृष्टि है वह जागृत होगी, जातक सिद्धि प्राप्त करेगा। इसीलिए यदि बहुत अच्छा साधक बनना हो, बहुत अच्छा ज्योतिष बनना हो, या तंत्र विद्या में बड़ा प्रवीण होना हो, तो केतु का बलवान होना परमावश्यक है। अब यहां केतु बलवान है क्योंकि अपनी ही राशि पर है, और बुद्धि के भाव से संबंध स्थापित कर रहे हैं, और यह लग्न को भी देख रहे हैं, यानी मस्तिष्क और बुद्धि पर केतु का प्रभाव है, और मजबूत केतु का प्रभाव है। और केतु आध्यात्मिकता देते हैं, इसीलिए मीन राशि पर केतु जो है वह हर्षित होते हैं। यानी गुरु बलवान, केतु बलवान, बुद्धि भाव पर आध्यात्मिकता, और अष्टमेश का जो संबंध है, और पराक्रमेश मंगल भाग्य भाव में शुक्र के साथ युति कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस बात को यह दर्शाता है कि जो इनका भाग्य है वह गुण विद्याओं के माध्यम से ही जागृत होगा। तो वहीं बुध का संबंध, दशम का संबंध सूर्य से बनना इनको ऊर्जावान बनाता है, और इनके अंदर यह ऐसी शक्ति देता है सूर्य देव इनको ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं कि हमेशा ऊर्जावान बने रहेंगे, और लोगों का कल्याण करते रहेंगे, और लोगों में जो इनकी प्रतिष्ठा होगी वो बहुत ज्यादा होगी। तो ये जो कुछ प्रमुख योग बने, इसके अलावा भी ये तो एक कारण है इनकी आध्यात्मिकता के क्षेत्र में आने का। अब दूसरी बात कि यह विवादों में क्यों आ जाते हैं, मैं उस पर आऊंगा। इससे पूर्व कुछ और प्रमुख राजयोग जो इनकी कुंडली बने हैं उस पर भी हम एक नजर डाल लेते हैं। इनकी कुंडली में अमला योग बना है, लग्न अथवा चंद्रमा के दशम में शुभ ग्रह, तो अमला योग
तो वहीं इनकी जन्म पत्रिका में वसुमती योग भी बना है, जो कि एक श्रेष्ठ राजयोग है। इनकी पत्रिका में केंद्र के स्वामी शनि, माफ कीजिएगा, त्रिकोण के स्वामी शनि, यह त्रिकोण है, त्रिकोण के स्वामी शनि केंद्र में विराजमान है। और त्रिकोण का संबंध जब केंद्र से बने तो यह भी एक बहुत अच्छी स्थिति। और चतुर्थेश और दशमेश का जो परस्पर दृष्टि संबंध है, यह जनता के माध्यम से भाग्योदय कराने वाला होता है। तो ये बहुत ही श्रेष्ठ जन्म कुंडली। और तभी मैंने कहा कि और प्रचलित कुंडलियां हैं, निसंदेह ग्रह तो अपनी ही राशि पर हैं, तो वहां कुंडलियां भी बलवान हैं, परंतु जिस तरह का राजयोग कन्या लग्न की कुंडली में दिख रहा है और जिस प्रसिद्धि और ख्याति के शिखर पर शास्त्री जी विराजमान हैं, यही कुंडली प्रॉपर जस्टिफिकेशन देती है। और काफी शोध के बाद, मैंने काफी स्टडी किया, हालांकि मैं पहले भी इनकी कुंडली लेके आ सकता था, पर जब तक मैं स्वयं सेटिस्फाइड नहीं हो जाता हूं तब तक आप लोग के सम्मुख में कुछ लेके नहीं आता। यही कुंडली प्रासंगिक लगती है। क्यों लगती है, कारण को समझिएगा। इनकी जन्म कुंडली में गुरु स्वामी हैं चतुर्थ भाव के और सप्तम भाव के। इनके जीवन में गुरु की महादशा 2016 से प्रारंभ हुई। जनता भाव में गुरु मजबूत स्थिति में है और गुरु में बुध का अंतर इनके लिए सर्वश्रेष्ठ साबित हुआ। और गुरु में बुध का अंतर 27 मार्च 2021 से प्रारंभ हुआ और यही वह समय था जब वह सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए। लोगों के बीच इनकी लोकप्रियता बढ़ती गई, लोग इनको जानने लगे। और यह लोगों का कल्याण तो खैर पहले से ही कर रहे थे, पर लोग इनको जानने लगे और लोगों का स्नेह इनके प्रति बढ़ता गया। और ये लोकप्रियता के शिखर पर, लोकप्रियता की सीढ़ियां ये चढ़ते गए। ये कैसे संभव हुआ, जब चतुर्थ भाव, मैंने क्या कहा, चतुर्थ भाव जो है वह लोकप्रियता का भाव है और जनता भाव में गुरु स्वयं विराजमान। और बुध की अंतर्दशा जब आई तो बुध स्वामी कहाँ के, तो बुध स्वामी दशम के। अब जब भी चतुर्थेश यानी एक केंद्र के स्वामी की महादशा में कभी भी त्रिकोण के स्वामी की दशा है या केंद्र के स्वामी की अंतर्दशा वो शुभ हो, तो निसंदेह है ऐसे जातक बहुत ऊंचा उठता। और यही तो जो ग्रह है इनकी जन्म कुंडली में सर्वश्रेष्ठ राजयोग बना रहे हैं। तो ये एक स्थिति बनी जो इस बात की तरफ इशारा कर रही है। यही लग्न जो है इनका प्रासंगिक है। कुछ लोग गुरु के केंद्राधिपत्य दोष के बारे में अवश्य बात करेंगे, पर कह दूं कि यह शोध है मेरा कि जब ग्रह अपनी राशि पर होते हैं तो जो केंद्राधिपत्य दोष है वो उतना प्रभावी नहीं होता। कभी इस पर अलग से बात करूंगा। अब आ जाते हैं कि विवादों में क्यों रहते हैं। इनकी 7.5 चल रही है, पर शनिदेव का क्या सिद्धांत है। यदि आप श्रेष्ठ कर्म करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, लोगों का कल्याण करते हैं, धर्म अध्यात्म की बातें करते हैं, तो शनिदेव परेशान नहीं करते। परंतु 7.5 चंद्रमा अभी इनकी जो है चंद्रमा की वजह से ही चल रही है। चंद्रमा कुंभ राशि पे, कुंभ राशि की 7.5 चल रही है, तो 7.5 में कुछ तनाव, कुछ विवाद का होना बहुत साधारण बात है। 7.5 में तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें हो जाया करती हैं, परंतु चूंकि शनि भी इनके बलवान है, इसलिए ये अक्सर विवाद में भी आ जाते हैं। तो कुछ लोग जो है इन पर प्रश्न चिन्ह भी उठाते हैं। तो यह 7.5 के बाद जो है वह धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। यह अपने विरोधियों को जवाब देंगे और अपने कर्मों से देंगे। और निसंदेह जो इनकी जन्म कुंडली है उसमें कई श्रेष्ठ राजयोग हैं जो इनके धर्म और आध्यात्म के प्रति जुड़े हुए हैं। अच्छा, कुछ दर्शकों का यह प्रश्न था जो मैंने कमेंट के माध्यम से आया कि क्या यह विवाह करेंगे क्या, इस पर भी प्रकाश डालिएगा गुरु जी। कुछ लोगों ने ऐसा कहा। देखिए, सबसे पहले अगर हमें विवाह स्थान के बारे में जानना हो तो सप्तमेश की स्थिति देखेंगे। सप्तमेश कौन, बृहस्पति वक्री है। एक बात मैं कह दूं आपसे, मैंने हमेशा कहा है कि सप्तमेश वक्री हो, सप्तम भाव पर वक्री ग्रहों का प्रभाव हो, राहु केतु का संबंध हो, शनि सप्तम भाव में हो, तो वैवाहिक जीवन में निरस्ता, उदासीनता बनी रहती है। और सप्तमेश वक्री है और शनि और केतु की जो युति है यह ठीक नहीं है। तो बहुत संभावना है कि ये जो है विवाह के प्रति उदासीन बने रहेंगे, या अगर विवाह होता भी है तो वैवाहिक जीवन का पहलू उतना अच्छा नहीं रहेगा। परंतु इनका जो जन्म हुआ है, देखिए, हम सभी व्यक्तियों का जन्म एक खास पर्पस के लिए होता है, चाहे वो कोई प्रसिद्ध हस्ती हो या हम आम व्यक्ति हो। जो हम सबका जो जन्म है वह एक मकसद के लिए होता है। कुछ लोग जो है प्रसिद्ध हो जाते हैं, कुछ लोगों का जन्म ही होता है लोक कल्याण के लिए। जैसे जो बड़े साधु संत हैं, जो बड़े लीडर्स हैं जो लोगों का कल्याण करते हैं,
इनकी बात अलग है, परंतु जब हम आम मनुष्य भी हैं, हमारा भी जन्म अपने पूर्व जन्म के प्रारब्ध को भोगने के लिए तो होता ही है। तो हम सबका एक दायित्व है। तो इस जन्म में जो दिखाई दे रहा है कि पंचम भाव से हम पूर्व जन्म का विचार करते हो, वहां केतु, जब राहु केतु का संबंध बनता है तो कुछ खास पर्पस के लिए का जन्म हुआ है, और वो पर्पस हमें दिख भी रहा है, क्योंकि प्रसिद्ध हस्ती है, वह लोक कल्याण का, सनातन धर्म की ध्वजा को बुलंद करने का है, और हम सबको एक सूत्र में बांधने का। और ये बहुत ही बड़ा कार्य है, बहुत ही महान कार्य है। और जो ऐसे महान हस्ती होते हैं, अमूमन उनका जो ध्यान है वैवाहिक जीवन के प्रति कम होता है। तो प्रिय दर्शकों, ये हमने समझा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की जो जन्म कुंडली है वह क्या इशारा कर रही है। और आगे जब तक ये गुरु की महादशा में रहेंगे, आगे शनि भी चूंकि इनकी अच्छी स्थिति में है, ये जो सनातन धर्म है उसके ध्वजावाहक बने रहेंगे और लोगों का कल्याण करते रहेंगे, भक्ति मार्ग को दिखाते रहेंगे। और ऐसे धर्म ध्वजावाहक को नमस्कार है, ऐसे धर्म ध्वजावाहक वंदनीय है। तो प्रिय दर्शकों, कहना चाहूंगा आपसे कि आपके मन में भी कोई सवाल आता है, कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, आप चैनल के किसी वीडियो के बारे में या आप किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कुछ जानना चाहते हो, तो आप चैनल के किसी वीडियो पर कमेंट करके अपना प्रश्न अवश्य पूछें। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दें। इस कार्यक्रम में इतना ही। धन्यवाद।